अपने हीरो को देखने से फुर्सत मिल गई हो तो कुछ पढ़ाई भी कर लो मैडम। ये दिल का डॉक्टर बनाने की क्लास है, दिल का मरीज बनाने की क्लास नहीं है। तन्वी और ऋचा एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे। यज्ञ भी उनके ही सेमेस्टर में था, जो बहुत ही शांत और भोला लड़का था, जबकि तन्वी बहुत ही सुंदर और चंचल। फिर क्लास खत्म होने के बाद, तुझे वो इतना ही पसंद है तो उससे बात क्यों नहीं करती? हाय, यही तो दिक्कत है। उससे जब भी बात करने जाती हूँ, वो या तो भाग जाता है या फिर बस एक ही बात कहता है। वो क्या? आ, तुझे लाइव दिखाती हूँ। फिर कुछ देर बाद जैसे ही यज्ञ तन्वी के पास से गुजरता है, यज्ञ रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर मुझे कुछ नहीं सुनना है तन्वी। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें कि मैं बहुत गरीब घर से हूं, मेरे साथ तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहकर यज्ञ वहां से चला जाता है और फिर तन्वी दुखी होकर ऋचा से कहती है, देखा तूने, बस इसका हर बार का यही है। लेकिन अब तो मैंने भी ठान लिया है कि इसे अपने प्यार में पागल ना बनाए ना, तो मेरा नाम भी तन्वी दुबे नहीं। कभी पढ़ाई के बहाने तो कभी किसी और बहाने से तन्वी यज्ञ से बात करने की कोशिश करती रहती, और आखिर में यज्ञ को भी घुटने टेकने ही पड़े और वो भी उससे प्यार करने लगा। दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगे और फिर एक दिन, मान गई यार तुझे, तूने अपना प्यार हासिल कर ही लिया। और नहीं तो क्या, अब यज्ञ सिर्फ मेरा है, हमेशा के लिए। सही है यार, वो बहुत अच्छा है, टॉपर है। तू देखना एक दिन वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। जानती हूँ, तभी तो उससे प्यार किया। वो कमाएगा और मैं राज करूंगी हमेशा। बहुत शातिर है तू, कसम से। कॉलेज खत्म होने तक तो यज्ञ तन्वी के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुका था और फिर दोनों की डॉक्टरी पूरी हो गई। तन्वी जहाँ ठीक ठाक नंबरों से पास हुई, तो वहीं यज्ञ ने पूरे कॉलेज में टॉप किया और अब वो एक अच्छे अस्पताल की तलाश में था, जहां से वो अपने करियर की शुरुआत कर सके। और फिर उसकी तलाश पूरी हुई महराज मेडिकेयर पर आकर। क्या बात है यज्ञ, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ तन्वी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने महराज मेडिकेयर में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे जॉब दे दी। अभी तो ट्रेनी सर्जन रखा है, पर बाद में सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ जाएंगी। अच्छा, अब सैलरी कितनी ऑफर की है? अब अभी तो 60,000 बोली है, पर कुछ टाइम बाद बढ़ जाएगी। नॉट बैड, मतलब जैसा नाम सुना था वैसे ही बड़े लेवल का हॉस्पिटल है वो। अरे तन्वी, हॉस्पिटल नहीं, 5 स्टार होटल है वो। पता है, सारी मशीनें एकदम हाईटेक है वहाँ। सोचो, मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ, तुमने कहीं अप्लाई किया? नहीं, अभी कुछ दिन आराम कर लूं, बाद में ट्राई करूंगी। वैसे भी मुझे तो हाउसवाइफ ही बनना है और अपने पति के पैसों पर ऐश करनी है हमेशा। तुम भी कमाल हो यार। अच्छा सुनो ना, मुझे कब दिखाओगे वो हॉस्पिटल? जल्दी ले चलूंगा तुम्हें। कुछ दिन बाद यज्ञ तन्वी को अपना हॉस्पिटल दिखाने ले गया। अस्पताल वाकई बहुत ही बड़ा और आलीशान था। तभी वहां से एक हैंडसम लड़का गुजरा जो सूट बूट में था, और उसके साथ साथ उसकी सेक्रेटरी भी चल रही थी। तन्वी की निगाहें उस लड़के पर जाकर टिक गई। ये शिशिर मेहरा है, इस अस्पताल के मालिक मिस्टर मेहरा के इकलौते बेटे। ये खुद भी डॉक्टर हैं। पता है, इन्होंने लंदन से किया MBBS। तन्वी, अरे कहाँ खो गई? तन्वी की नजर शिशिर से हट ही नहीं रही। तभी शिशिर की नजर भी तन्वी पर पड़ी और पास खड़ा यज्ञ भी उन दोनों को ही देख रहा था। कौन है तू और यहाँ जंगल में क्यों आया है? मेरी मदद करो बाबा, मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। क्या चाहिए तुझे? बदला, बदला चाहिए मुझे। मुझे उस धोखेबाज को बर्बाद करना है। बदला चाहिए, जरूर मिलेगा। बता मुझे अपनी पूरी कहानी। और फिर यज्ञ ने बोलना शुरू किया। वो पहला दिन था जब तन्वी और शिशिर ने एक दूसरे को देखा था। उसके बाद तन्वी शिशिर से बार बार मिलने लगी। उसने शिशिर को भी वैसे ही प्रेम जाल में फंसाया जैसे मुझे फंसाया था। उसने शिशिर की दौलत देखकर उससे शादी कर ली बाबा, और मुझे किसी मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराकर फंसा दिया। पूरे 5 साल में जेल में रहा। मैंने उस गुनाह की सजा काटी जो मैंने कभी किया ही नहीं। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। जेल में रहते हुए दिन रात मैंने बस एक ही ख्वाहिश की बाबा, तन्वी की बर्बादी। पर वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और अब मुझे प्रेत शक्ति चाहिए। प्रेत शक्ति? तू धारण कर पाएगा? मैं कुछ भी करूंगा बाबा, उसे बर्बाद करने के लिए। याद रख, प्रेत शक्ति हावी हो गई
तो तू झेल नहीं पाएगा। तुझे वही करना पड़ेगा जो वो चाहेगा। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। ठीक है फिर, जैसा तू चाहे। जय शैतान की। इतना कहते ही तांत्रिक ने प्रेत की पूजा शुरू कर दी और कुछ देर बाद अचानक एक काला साया उड़ता हुआ यज्ञ के शरीर में प्रवेश कर गया। अब यज्ञ अपने अंदर असीम शक्तियां महसूस कर सकता था और उसी पल उसके गले में एक काले रंग का लॉकेट भी आ गया, जिससे उस तांत्रिक ने यज्ञ को हमेशा उसके साथ रखने को कहा। फिर यज्ञ वहां से चला गया। उसने उसी शहर में एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया और फिर बेटा, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। बड़े से बड़े अस्पताल गया मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे इलाज ने ही मुझे बचा लिया। यह बुढ़ा बहुत बड़बड़ कर रहा है। इसे बोल चुप हो जा, वरना इसे अभी मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अपनी काबिलियत और प्रेत शक्ति की वजह से यज्ञ सबकी बीमारियां ठीक करने लगा था। दूर दूर से लोग अपनी लाइलाज बीमारियां लेकर उसके पास आने लगे। फिर एक दिन अचानक यज्ञ को अपने अस्पताल में ऋचा दिखाई दी। शुक्र है यज्ञ, तुम मिल गए। तुम तो ऋचा हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मरीज लेकर आई हूँ। बहुत सीरियस कंडीशन है यार। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी नाक से ब्लड निकलता ही जा रहा है। सब कुछ करके देख लिया पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे? कहाँ है वो पेशेंट? तभी एक 5-6 साल के बच्चे को स्ट्रेचर पर यज्ञ के सामने लाया गया, जिसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। फिर जैसे ही यज्ञ ने उस बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो अगले ही पल वो बुरी तरह कांपने लगा। क्या हुआ यज्ञ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इसकी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी डैमेज हुई है, इसी वजह से खून बह रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये मर जाएगा। ऋचा यज्ञ को देखकर हैरान थी। जो बीमारी सिटी स्कैन और बाकी टेस्ट करके भी पकड़ में नहीं आ पाई थी, यज्ञ ने 1 सेकंड में जान ली। यज्ञ अभी ऋचा को समझा ही रहा था कि तभी उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसका शरीर अकड़ने लगा और फिर उसे अंदर से आवाज आई। तू जानता है ये बच्चा कौन है? ये तन्वी और शिशिर का बेटा है। मार डाल इसे। अगले ही पल यज्ञ ने उस बच्चे का गला पकड़ लिया। ये देखकर बाहर छिपे तन्वी और शिशिर भी अंदर आ गए। ऋचा के साथ वो दोनों भी उसका हाथ छुड़ाने लगे, लेकिन उसकी पकड़ उस बच्चे पर और मजबूत होती जा रही थी। तभी वहां एक तेज रोशनी हुई और अचानक सब कुछ थम गया। यज्ञ शांत था और उसके माथे पर साक्षात भगवान शिव का हाथ था। शांत हो जाओ वत्स, ये तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर का प्रेत तुमसे करवा रहा है। तुम्हारे साथ अवश्य गलत हुआ है, पर इसमें इस मासूम का कोई दोष नहीं है। इसे छोड़ दो और इसकी जान बचाओ। मत भूलो, तुमने लोगों की जान बचाने के लिए ही पढ़ाई की थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले ही पल यज्ञ को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने आंखें खोली तो सामने भगवान शिव नहीं थे, पर उसका लॉकेट काले रंग से नीले रंग में बदल गया था और उसे अपने अंदर एक दिव्य शक्ति महसूस हुई। यज्ञ ने देखा कि शिशिर और तन्वी उसके सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। वो उससे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। यज्ञ ने आंखें बंद की और बच्चे की नाक के पास प्यार से हाथ फिराना शुरू किया। उसके ऐसा करते ही बच्चा उठ बैठा और उसकी नाक से खून बहना भी बंद हो चुका था। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाए, वो तुमने कर दिया। तुम कमाल हो। तुम वाकई एक जादुई डॉक्टर हो और तुम्हारा ये अस्पताल जादुई अस्पताल है। मैं और तन्वी तुम्हारे दोषी हैं, लेकिन अब मैं हमारी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना अस्पताल बेचकर तुम्हारे इस अस्पताल को और बड़ा करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे माफ कर देना यज्ञ। मैंने पैसों की लालच में तुम जैसे भोले भाले इंसान का दिल तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया। फिर भी तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। सच में तुम भगवान बनकर आए हो आज। लेकिन यज्ञ बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानता था कि अब आगे उसे क्या करना है। वो और उसका जादुई अस्पताल अब और भी कई लोगों की मदद करने वाला था। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, और आज तो परीलोक का मौसम भी कितना सुहाना है। एक तो इतना अच्छा मौसम और ऊपर से आज तो माँ भी यहाँ नहीं है। आज तो जितना जी चाहे मस्ती कर सकते हैं हम। हाँ, पर शाम होने से पहले हमें वापस परी महल पहुंचना है। अगर माँ को पता चल गया कि हम सारा दिन बाहर थी तो वो बहुत नाराज होंगी।
अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं अपनी ये छड़ी घुमाऊंगी और पलक झपकते ही तुम दोनों के साथ परी महल उड़कर पहुंच जाऊंगी। वाह रागिनी, क्या बात कर दी। अरे मैंने कौन सा चुटकुला सुनाया जो तुम इतना हंस रही हो? चुटकुला ही तो है, हम दोनों को पता है तुमने अभी उड़ने या किसी को उड़ाने का जादू नहीं सीखा है। अब किसने कहा? अभी दिखाऊं तुम दोनों को उड़ाकर? हाँ हाँ दिखाओ ना, हम भी तो देखें जो जादू अब तक हमें नहीं आया वो तुम्हें कैसे आ गया। इसके बाद रागिनी ने फौरन अपनी छड़ी घुमाई और अपने जादू से अपनी दोनों बहनों कामिनी और मोहिनी को उड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और ये देखकर उसका चेहरा उतर गया, जबकि उसकी दोनों बहनें हंसती हुई बोली, अरे अरे अब बस कर रागिनी, इतनी देर से हम हवा में उड़ रहे हैं, अब हम थक गए हैं, हमें नीचे उतार दो ना। सच में उड़ने में तो बहुत मजा आया। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो मेरा। देखना तुम दोनों, जब मैं माँ से ये वाला जादू खूब अच्छे से सीख लूंगी ना, तब तुम दोनों को हवा में उड़ाकर आसमान में ही लटका दूंगी। ये कहानी इन्हीं तीनों बहनों की है, रागिनी, कामिनी और मोहिनी, जो आपस में बहनें थीं और असल में परीलोक की 3 राजकुमारियां थीं। तीनों बहनें खूब मस्तीखोर थीं। जब भी उनकी माँ यानी परीलोक की रानी किसी काम से बाहर जाती तो तीनों बहनें परी महल से निकलकर खूब मटर गश्ती करती। फिर उसी शाम रागिनी, अरे माँ आप आ गई, कितनी देर कर दी आपने? पता है माँ, हम तीनों ने सारा दिन आपका इंतजार किया कि कब आप आएंगी और हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? इतना कहते ही रानी परी ने अपनी आंखें बंद की और अपने जादू से उस बीते दिन को अच्छी तरह देखा। मैंने सब देख लिया कि तुम तीनों कैसे झूले में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी सारा दिन। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ आप ये कैसे कर लेती हो? अरे पागल, माँ को कौन सा जादू नहीं आता? माँ हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सारे जादू सीखने हैं। हाँ हमें चीजों को उड़ाना तो आता है पर खुद नहीं उड़ना आता। वो इसलिए क्योंकि तुम तीनों बहुत चंचल हो, जादू सीखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है। चलो अब ये सब छोड़ो और खाना खाकर सो जाओ, कल तड़के सुबह ही मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे उड़कर कहीं भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है? ठीक है माँ। जब वो तीनों सो रही थी तभी खिड़की के पास एक आदमी आया और बोला, सो गई महाराज, तीनों सो गई। इस परिलोक की सत्ता अपने हाथ में लेने का वक्त अब आ गया है। ये तीनों अब जाएंगे परिलोक से बाहर और रानी परी जाएगी जेल में और मैं और आप बैठेंगे परिलोक के सिंहासन पर। महाराज अनंत सिंह की जय हो, जय हो। ये है परिलोक का महामंत्री और रानी परी का सलाहकार अनंत सिंह, जो असल में बहुत ही दुष्ट था। अनंत सिंह सारे जादू जानता था और खुद परिलोक का राजा बनना चाहता था। उसने अपने जादू से रानी परी को बेड़ियों में कैद करके उनसे उनकी जादुई छड़ी भी छीन ली। दुष्ट अनंत सिंह, तूने दिखा दी ना अपनी असलियत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू क्या कर लेगी बुढ़िया, तेरी छड़ी तो मेरे पास है, तो अब तुझसे कोई जादू तो होगा नहीं। और रही बात तेरी बेटियों की, तो उन्हें भी ठिकाने लगा चुका हूं मैं। रानी परी को लगा कि अनंत सिंह ने उसकी तीनों बेटियों को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। उधर धरती पर जब तीनों राजकुमारियों की आंख खुली तब, अरे ये हम कहाँ आ गए और ये हमारे कपड़ों को क्या हुआ? माँ कहाँ है और हमारा परी महल? लगता है ये धरती लोक है। माँ ने मुझे बताया था इस लोक के बारे में, पर हम यहाँ आए कैसे और अब वापस कैसे जाएंगे? चलो किसी को ढूंढते हैं और उससे मदद मांगते हैं। अनंत सिंह के जादू से तीनों राजकुमारियों के कपड़े एकदम सादे हो चुके थे और वो बहुत ही गरीब दिख रही थी। फिर एक झोपड़ी के बाहर रुककर रागिनी ने कहा, कोई है? हाँ मैं हूँ, पर तुम कौन हो बेटी? प्रणाम माँ जी, मेरा नाम रागिनी है और ये दोनों मेरी बहनें हैं, मोहिनी और कामिनी। हम तीनों, अब क्या हुआ बताओ? हम तीनों को बहुत भूख लगी है, हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो सबका रखवाला है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सरला की झोपड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो उस झोपड़ी में अपने 3 बेटों के साथ रहती थी, रमेश, महेश और कमलेश, जो कि लकड़हारे थे और स्वभाव से बहुत ही मेहनती और दयालु थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, अब मेरी उम्र हो गई, पता नहीं मुझे कब भगवान अपने पास बुला लें। तुम लोगों का भी तो कोई नहीं है,
तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बेटों से शादी कर लो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। तीनों राजकुमारियों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा, अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसके साथ ही तीनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ गईं और उन्हें उनकी जादुई शक्तियां भी वापस मिल गईं। ये सब देखकर सरला ने अपनी तीनों जादुई बहुओं के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तीनों तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। तुम तीनों को अपनी बहुओं के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। माँ जी, सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम अपनी माँ को उस दुष्ट अनंत सिंह से आजाद करेंगी। हमें आज्ञा दीजिए, परिलोक जाकर सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आने की। सरला ने सिर हिलाकर तीनों राजकुमारियों को जाने की इजाजत दी। तीनों राजकुमारियों ने मिलकर अनंत सिंह का सामना किया और उसे हराकर परिलोक और रानी परी को आजाद करवाया। और फिर, कहाँ जा रही हो मेरी बच्चियों? अब मुझसे दूर मत जाओ। नहीं माँ, हमें जाना ही होगा, क्योंकि अब हमारी एक और माँ है और परिवार भी। क्योंकि अब हम आपकी नटखट बेटियां नहीं रही, बल्कि एक घर की जिम्मेदार बहुएं बन गई हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना। हाँ माँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम परिलोक से नाता तोड़कर जा रही हैं। ये परिलोक हमारा मायका है, जिसका साथ हमसे कभी नहीं छूटेगा।